So from all the previous classes, you have already understand about the reflexes. Now the reflexes has been completed. So I'm going to re-evaluate and recheck what we have completed earlier in the earlier videos. So basically, we have completed a motor examination. In motor examination, we have completed the inspection, the tone, the power, and the reflexes. And now, from today, we are going to complete involuntary movements. So, these are all the 5 points that are included in the motor examination. मोटर एग्जामिनेशन करने के लिए आपको ये 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है, जिनमें से 4 खत्म करवा चुका हूं और एक बची है, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बचे हैं अभी। ठीक है, तो आज इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू करेंगे। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट की बात करें कि वो मूवमेंट होते हैं जिनको कॉन्शियसली पेशेंट डन नहीं करता है, मतलब बिना सोचे समझे किए गए काम को कहा जाता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। बिना सोचे समझी हरकत को, तुम्हारी बॉडी कोई ऐसी हरकत कर रही है जो तुमने नहीं चाह रहे हो करे या तुम बिना चाहे हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहा जाएगा। अच्छा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट में टाइप्स भी आते हैं, कई टाइप्स है, जैसे इनकी क्लासिफिकेशन है। इन टोटल इनकी जो है 7 क्लासिफिकेशन होती है। कितनी होती है? 7 होती है। 7 क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें से पहले की जो हम लोग पहली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? ट्रेमर्स है। ठीक है, क्या है उसका नाम? ट्रेमर्स है। ठीक, ट्रेमर्स बहुत एक कॉमन टर्म है, मोस्टली उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनको पार्किंसन डिजीज है। ठीक है, तो ट्रेमर की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। तो ट्रिमर की ये डेफिनेशन है कि डेफिनेशन टू डेफिनेशन अगर पढ़ा जाए तो ये लिखा है इसमें कि रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट कॉज्ड बाय ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक, इसका सिंपल सीधा सा मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें, उसका ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो किन मसलों का हो रहा है? अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से एक रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है मेरा हाथ, ठीक, ये है मेरा बाइसेप, ये है बाइसेप, ये है ट्राइसेप। ठीक, अगर ये दोनों, अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्शन के टाइम पे जो अगोनिस्ट मसल होगी वो बाइसेप होगी और एंटागोनिस्ट जो होगी वो ट्राइसेप होगी। ठीक है, फ्लेक्शन के टाइम पे। पर अगर फ्लेक्शन के टाइम पे यही फंक्शन उल्टे हो जाएं, ये फंक्शन ऐसे उल्टे हो जाएं कि बाइसेप जो है वो खुलना चाहे, ट्राइसेप जो है वो बंद होना चाहे, तो यही फंक्शन के ऑल्टरेशन के वजह से, ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ठीक से ना फंक्शन करने के, मतलब एगोनिस्ट जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करे और एंटागोनिस्ट जो है वो अगोनिस्ट की तरह बिहेव करे, तो इस टाइम पे एक रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रेमर्स कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम? ट्रेमर्स कहेंगे। अब रिदमिक ऑसिलेटरी क्यों है? क्योंकि पेशेंट जो है बार बार करना चाहता है तो एक रिदम में रहता है, पर ऑसिलेटरी रहता है, आना जाना ऐसे मूवमेंट रहता है। अगर वो सामने आगे हाथ कर रहा है तो वापिस आएगा, उसका हाथ वापिस आएगा, ऐसे, तो ये ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो एक ही जगह पे ऑसिलेटरी मूवमेंट बनाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेमर्स कहेंगे। ट्रेमर्स टोटल होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है रेस्टिंग ट्रेमर, दूसरा होता है इंटेंशन ट्रेमर, तीसरा होता है पोस्चुरल ट्रेमर। ठीक है, टोटल 3 टाइप के ट्रेमर्स होते हैं हमारे पास। पहला हो गया रेस्टिंग, दूसरा इंटेंशनल, तीसरा पोस्चुरल। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेस्टिंग ट्रेमर से। So now starting from the first type of tremor, that is रेस्टिंग ट्रेमर। पहले तरीके का जो ट्रेमर है उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेस्टिंग ट्रेमर कहेंगे। ठीक है, ये जब होगा जब मसल जो है हम लोगों की रेस्ट पे होगी, उस टाइम पे स्टार्ट होता है, और ये खत्म कब होता है? जब हम लोग वॉलेंटरी मूवमेंट अपने से करने लगते हैं। ठीक है, एक पेशेंट बैठा हुआ है, वो अपने आप उसके हाथ पैर में तुमको झटके देखने को मिल रहे हैं, ट्रेमर्स देखने को मिल रहे हैं,
तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग ट्रेमर। ये खत्म कब होगा, जब पेशेंट खुद से कुछ चाहा हुआ काम करने लगेगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि पार्किंसन डिजीज में देखा जाता है। ठीक है, 4 to 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। 4 to 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिंपल सॉर्टेड सा मतलब ये है कि 4 से 6 सेकेंड, 4 से 6 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, 4 to 6 ऑसिलेशन पर सेकेंड बॉडी की मसल जो है मूव होती है या ऑसिलेट होती है। 4 to 6 ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है इसमें, और इसको पिल रोलिंग ट्रिमर भी कहा जाता है। पिल रोलिंग मतलब, पिल मतलब दवाई, रोलिंग मतलब उसे रोल करना। पिल रोलिंग ट्रिमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसको देखा जाता है रेस्टिंग ट्रिमर को, तो इसमें जो है पेशेंट के हाथ का मूवमेंट ऐसा होता है कि वो अपने थंब से इंडेक्स फिंगर में कोई पिल पिल को रोल कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रेस्टिंग ट्रेमर। ठीक है, सेकंड टाइप में आते हैं ट्रेमर्स के, जो कि है इंटेंशन ट्रेमर। इंटेंशन ट्रेमर जब होगा जब कोई मूवमेंट किया जा रहा है, अकर व्हेन डूइंग मूवमेंट एंड वर्सिंग एट द डिजायर्ड व्हेन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये इसका सिंपल सॉर्टेड सा मतलब ये है कि मुझे ये पेन उठाना है, मुझे ये पेन उठाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से गया रास्ते पर मेरा हाथ, ठीक है, मैं जैसे ही पहुंचा मेरे हाथ पे हल्का हल्का झटका आने लगा पकड़ते टाइम। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इंटेंशन ट्रेमर कहेंगे। इंटेंशन ट्रेमर कब आएगा, कोई मूवमेंट करने के टाइम पे उस पूरे मूवमेंट के लास्ट में जब आप जैसे ही पहुंचो वैसे ही आपके हाथ में झटका आने लगे, उसको क्या कहेंगे, इंटेंशन ट्रेमर कहेंगे। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या, इसी की डेफिनेशन ही से हो जाएगा, सिंपल सॉर्टेड। ये मोस्टली उन पेशेंट में होता है जिनको सेरिब्रल लीजन होता है या तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, और कैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में टेस्ट किसी पेशेंट के कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि उस पेशेंट से कहेंगे कि फिंगर टू नोज वाला टेस्ट करो, जिसमें फिंगर से नोज को टच करना रहता है। तो वो जैसे ही नोज के पास पहुंचेगा तो उसके नोज के पास पहुंचते ही उसके उंगली में बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी आ जाएगी। अगर ये नोज है, ये फिंगर है, तो जैसे ही पास पहुंचेगा तो उसका हाथ अपने आप मूव करने लगेगा, वो टच नहीं कर पाएगा। तो इसी से हमको पता चलेगा कि इसको इंटेंशनल ट्रेमर्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड वाले पे। तो हम लास्ट टाइप ऑफ ट्रेमर पे खत्म करेंगे, पोस्चरल ट्रेमर। पोस्चरल ट्रेमर वो ट्रेमर होता है, ये जब होता है जब आप कोई पोस्चर मेंटेन करना चाहें अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म या एंजाइटी वगैरह में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ट्रिमर्स के 3 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हो गया था रेस्टिंग, दूसरा इंटेंशन, थर्ड हो गया पोस्चरल। ठीक है, तीनों टाइप्स के ट्रिमर खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आते हैं। मैंने आपको 7 क्लासिफिकेशन बताई थी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की, तो पहली में हम लोग ने ट्रिमर्स खत्म कर दिया। अब लोग सेकंड पे आते हैं जिनका नाम है कोरिया। कोरिया का मतलब होता है ग्रीक में डांस। ठीक है, तो कोरिया का मतलब यही समझिए कि कोरिया चाहे के वाला समझिए चाहे सी वाला समझिए, दोनों लोग डांस वाला मतलब ही है, वही मतलब है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि पेशेंट जो है रैपिड इरेगुलर पर्पसलेस डांस करेगा। ठीक है, डांस लाइक मूवमेंट परफॉर्म करेगा, और ये जो मूवमेंट होते हैं बहुत सडन होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और नॉन रिदमिक होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट ऐसे सडनली डांस वाली मूवमेंट परफॉर्म करने लग रहा है या हाथ पैर हिलाने लग रहा है रैपिड इरेगुलरली या पर्पसलेसली या सडन या अनप्रडिक्टेबल या नॉन रिदमिक कंडीशन में, इसको क्या कहेंगे, हम लोग कोरिया कहेंगे। तो कोरिया को सिंपल वही साउथ कोरिया से याद कर लीजिए, जो लोग डांस वांस करते हैं, तो कोरिया का मतलब ये है। ठीक है, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, किन बीमारियों में हम लोग को देखने को मिलेगा, पहला हम लोग को देखने को मिलेगा ये हंटिंगटन डिजीज में। ठीक है, किस डिजीज में, हंटिंगटन डिजीज में देखने को मिलेगा। दूसरा हमको किस में मिलेगा, साइडनहैम कोरिया नाम की एक डिजीज होती है उसमें देखने को मिलेगा। तीसरा हम लोग को विल्सन डिजीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों डिजीज जो है वो बेसिकली आपके बेसल गैंग्लिया का डिस्फंक्शन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो आपको कोरिया का मतलब ये समझना है कि कोरिया कभी भी किसी कंडीशन, कोई मूवमेंट आप कोरिया किसी पेशेंट में देख रहे हैं, तो आप ये समझिएगा या तो उसका ये तीनों कंडीशन है या उसके बेसल गैंग्लिया में कोई डिस्फंक्शन है, इसीलिए मसला आ रहा है उसको। ठीक है, ये एक एक करके अगर बीमारी समझना चाहें, जैसे हंटिंगटन बीमारी
आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि हंटिंगटन बीमारी जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनसे होती है। क्या कहते हैं उनको, ये आपके मेनली न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है। ठीक है, इसमें जो है बेसल गैंग्लिया में डिस्फंक्शन ही होता है और डिटीरिएट होने लगती है नर्व सेल। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड से इसकी यही है। ये बेसिकली एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज ही समझिए। ठीक, साइडेनहैम कोरिया की अगर हम बात करें, ठीक, तो साइडेनहैम कोरिया में हमको ये पता चलेगा कि ये एक बीमारी है जो कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फैलती है। समझ गए, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फैलती है। और इसका मेन सिम्टम्स कोरिया के साथ साथ और क्या होता है, रोमैटिक फीवर होता है इसका सिम्टम। ठीक है, थर्ड पे आ जाए, अगर विल्सन डिजीज पे आ जाए तो विल्सन डिजीज अभी बीच में बहुत ज्यादा फैल रहा था। विल्सन डिजीज जो होता है, विल्सन डिजीज फैलने की एक वजह ये होती है कि आपके बॉडी में एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कॉपर होने लगता है, इसकी वजह से विल्सन डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ लोग जो है इसको कोरिया को पर्पसफुल बना, जिनको होता है ये, तो उसको पर्पसफुल बना देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो पर्पसफुल बनाने का तरीका ये है कि उसको हाइड कर लेते हैं, पर्पसफुल बना लेते हैं, और इसी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पैराकाइनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराकाइनेसिया। पैराकाइनेसिया वो मूवमेंट्स होंगे जिनमें जो है कोरिया के पेशेंट उन्हीं पर्पसलेस मूवमेंट को पर्पसफुल बना देंगे। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करते थे हम वही पर्पसलेस मूवमेंट को पर्पसफुल बना देंगे, उसे हम कहेंगे पैराकाइनेसिया। सो now moving on to the involuntary movements. Now third we have the ethetosis. What do you understand by ethetosis is basically जब भी आप किसी पेशेंट में एथिटोसिस देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि उस पेशेंट में एक स्लो मूवमेंट होगा या स्नेक लाइक इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा। ठीक है, अगर इस तरीके के मूवमेंट आपको किसी पेशेंट में दिख रहे हैं तो आप समझिएगा उसको एथिटोसिस है। ठीक है, इसमें ये मेनली जो आपका इफेक्ट करता है ये डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे कि फिंगर, हैंड और टोस को। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूवमेंट की बात करें या किस तरीके के मूवमेंट होते हैं, कॉन्टिन्यूस होता है और ट्विस्टिंग होती है, उसमें स्लो मूवमेंट होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये देखे किन चीजों में जाते हैं, सीपी में देखे जाएंगे, विल्सन डिजीज में देखे जाएंगे और एक्स्ट्रा पिरामिडल इन्वॉल्वमेंट वाले डिजीजेस में देखे जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका यही है कि ये हमेशा डिस्टल पार्ट्स पे ही इफेक्ट करता है। एथिटोसिस किसी पेशेंट में आपको दिखेगा तभी दिखेगा तब किसी पेशेंट का मतलब इफेक्ट हुआ होगा डिस्टल पार्ट, लाइक फिंगर, हैंड और टो। नेक्स्ट मूव करते हैं, चौथा टाइप का इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है उसे कहेंगे हम डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है लैक, टोनिया का मतलब होता है टोन। तो लैक ऑफ टोन। ठीक, टोन किस चीज की होती है, मसल की होती है। तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ये समझिएगा बेसिकली इसमें होता क्या है, इनवॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन के वजह से एबनॉर्मल पोस्चर होता है। इनवॉलेंट्री मसल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से एबनॉर्मल पोस्चर होता है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कैसा दिखता है, तो आपको इसमें भी ट्विस्टिंग ऑफ द मूवमेंट दिखेगा और एबनॉर्मल पोस्चर दिखेगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल इनवॉलेंट्री मसल, अब फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं तो कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री मसल हो गई जैसे कि आपकी बहुत सी मसल बॉडी में होती है जो इनवॉलेंट्री होती हैं आपके बैठने के टाइम पे। तो उसी में जब ज्यादा देर तक आप उस पोजीशन में बैठे रहेंगे, जैसे कीगल मसल्स हो गई, ये सब मसल हो गई, अगर ये एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, आप इनवॉलेंट्री यूज नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन में, इनवॉलेंट्री मसल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ही आपका एक एबनॉर्मल पोस्चर बन जाता है। उसी को हम कहेंगे डिस्टोनिया। ठीक है, मेनली ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप क्या क्या है, पहला टाइप है सर्वाइकल डिस्टोनिया। सर्वाइकल डिस्टोनिया हम लोग को ये बताएगा कि हम लोग जब भी बैठेंगे तो हमारा नेक जो होगा ट्विस्टेड रहेगा वन साइड में। ठीक, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा होता है राइटर्स कैम्प।
राइटर्स कैम्प का राइटर का मतलब आप समझ ही गए, ये मोस्टली उनको होता है जब आप कुछ लिखते रहते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसे हम राइटर्स कैम्प कहेंगे। तीसरा जो आता है वो ब्लेफो ब्लेफोरोस्पाज्म होता है। ब्लेफोरोस्पाज्म क्या होता है? इनवॉलेंटरी आई क्लोजर, ना चाहते हुए भी आंखों का बंद हो जाना को हम कहेंगे ब्लेफरोस्पाज्म। ठीक है, ब्लेफरोस्पाज्म। ये किन पेशेंट में देखने को मिलता है? हमको उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनमें पार्किंसन डिजीज होता है या तो प्राइमरी या ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया होता है। ठीक है, प्राइमरी और ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया दोनों अलग अलग तरीके के। प्राइमरी जो होता है वो स्टार्टिंग से आपको बचपने से होता है, और ड्रग इंड्यूस्ड जो होता है वो ड्यू टू किसी भी ड्रग के रिएक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सही भी होता है। ठीक है, ये सही कैसे होता है कि अगर आपने कभी कभी आप एक एग्जांपल समझिए कि आप अपना चिन जो है बार बार टच कर रहे हैं तो उसके वजह से आपका सर्वाइकल डिस्टोनिया जो है, ठीक है, कौन सा डिस्टोनिया? सर्वाइकल डिस्टोनिया का चांस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपको जो मसला आ रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सर्वाइकल डिस्टोनिया में। ये कब होगा? जब आप बार बार अपना चिन छुएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिफ्थ वाले पे। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, टिक्स। टिक्स एक तरह का, ये समझ लीजिए टिक्स वाला टिक्स नहीं है, कीड़े वाला टिक्स नहीं है, बट इसकी चीजें वैसे ही टिक्स की तरह होती हैं। टिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? सडन और रिपीटेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉलेंटरीली सप्रेस्ड किया जा सकता है, कभी कभी सप्रेस किया जा सकता है, मोस्टली नहीं कर पाते हैं लोग सप्रेस, तो कभी कभी सप्रेस कर लिया जाता है। मे बी इट कैन बी सप्रेस्ड वॉलेंटरीली, मतलब आप जानबूझ के इस चीज को कम कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो है पेशेंट दो तरीके से मोस्टली रिएक्ट करते हैं। पहला हो गया मोटर टिक, दूसरा हो गया वोकल टिक्स। मोटर टिक्स में क्या आएगा? आई ब्लिंकिंग आ जाएगी और शोल्डर श्रगिंग आ जाएगी, बार बार पलके झपकाना और शोल्डर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना। ठीक है, ये हो गया मोटर टिक्स आपका। वोकल टिक्स की बात करें, इसमें आता है ग्रंटिंग और थ्रोट क्लीनिंग। ठीक है, पेशेंट जो टिक्स के पेशेंट है जिनमें टिक्स दिखेगा उनमें ये दोनों चीजों में से वोकल टिक्स में ग्रंटिंग दिखेगी, गुर्राना टाइप का दिखेगा, ऐसे। ठीक, और थ्रोट क्लीनिंग मतलब बार बार अपना थ्रोट क्लीन करेंगे, तो इसे कहेंगे हम वोकल टिक्स। ठीक है, अब टिक्स में दो तरीके आप समझ गए, मोटर और वोकल टिक्स। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, एक मूवी थी, अमेरिकन मूवी है, मैं नाम नहीं जानता, उसमें टॉरेट सिंड्रोम के बारे में। तो वो मूवी आप देखेंगे तो आपको टिक्स की कंडीशन पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो टॉरेट सिंड्रोम में भी पेशेंट अगर कुछ कहना चाहता है तो वो कह नहीं पाता है, अक्सर करके जो है वो कह नहीं पाता है, और वो कुछ और मतलब अपने से बात करने लगेगा, मुंह टेढ़ा करके बात करने लगेगा, ग्रंटिंग करने लगेगा, आई ब्लिंकिंग उसकी हो जाएगी, शोल्डर श्रगिंग हो जाएगी। तो मोस्टली इन पेशेंटों को ऐसा देखा जाता है कि ये हो सकता है किसी तरीके के ड्रग एब्यूज में हो, या इन्होंने किसी तरह के ड्रग इनटेक किया हो। तो उसमें एक सीन भी था, बल्कि एक पुलिस वाले के सामने वो टॉरेट सिंड्रोम का पेशेंट यही सब मतलब आई ब्लिंकिंग, शोल्डर श्रगिंग, ग्रंटिंग और उल्टी सीधी बातें ऐसा बोलने लगता है, तो बाद में पता चलता है उसको टॉरेट सिंड्रोम है और ऐसा कुछ वो नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, इसकी सबसे खास बात है कि इसके जब अर्जेस आते हैं, मतलब आपको लगेगा कि आप टिक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं आपके पास, तो आपके पास एक स्टार्टिंग में ही आपको एक फीलिंग आ जाएगी। उस फीलिंग को क्या कहते हैं? प्रीमोनिटरी अर्ज। प्रीमोनिटरी अर्ज जो है वो जब आएगी, जब आपको टिक्स जैसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट के एहसास होने से पहले आता है, तो उसे क्या कहेंगे? एक अर्ज आएगी जिसको कहेंगे प्रीमोनिटरी अर्ज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं जिसका नाम है मायोक्लोनस। देखिए मायोक्लोनस समझिएगा, मायो मसल होता है, क्लोनस का मतलब इससे पहले मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं क्लोनस का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो क्लोनस का सिंपल शॉर्टेड से यही मतलब होता है कि आपकी बॉडी में एक रिदमिक इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनवॉलेंटरी ही समझिए क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये जब होता है जब आपकी बॉडी या तो रिलैक्सेशन में हो या तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो क्लोनस का मतलब ये होता है, मायो का मतलब होता है मसल और क्लोनस का मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो पेशेंट होता है या हम लोग के भी मायोक्लोनस हम लोग के लिए भी है। ठीक है, आप लोग समझिएगा, इसमें क्या होगा? सडन मसल जर्क देखने को आपको मिलेगा, बहुत रैपिड मूवमेंट होता है, और इसकी एक और खास बात है कि स्लीप जर्क वाइल फॉलिंग अस्लीप।
सोते टाइम पे बहुत से लोगों को, जैसे जब डीप स्लीप में जाने वाले रहते हैं तो गहरी नींद में जाने वाले रहते हैं, तो उनको एक हल्का सा बॉडी शेकिंग होती, झटका लगता है। ठीक है, अगर आप भाई बहनों के साथ सोते हैं अपने या किसी के साथ सोते हैं, तो आपको ये स्लीप जर्क वाली चीजें आपने उनके अंदर महसूस करी होगी या उन्होंने आपके अंदर करी होगी। तो ये स्लीप जर्क वाली चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं किन पेशेंटों में, जिनको एपिलेप्सी है या हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी है। हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी का ये मतलब है कि उनको बिन ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से जो ब्रेन इंजरी हुई है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से जो भी ब्रेन इंजरी होगी, उसको हम कहेंगे हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन क्लाइंबर हो गए, या स्कूबा डाइवर हो गए, या जो डीप डाइविंग करते हैं पानी में, या बहुत जैसे जेट वगैरह के ड्राइवर हो गए, स्पेस शटलों में हो गए, जहां भी ऑक्सीजन कमी होगी वहां पेशेंट को हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी होगी। तीसरी कंडीशन मायोक्लोनस कब देखने को मिलेगा आपको, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है नेक्स्ट में, कि जो हम लोग को आता है स्लीप जर्क आता है, वो मायोक्लोनस नहीं होता है, वो हिप्निक मायोक्लोनस होता है। ठीक है। हिप्निक मायोक्लोनस होता है जो हम लोग नॉर्मल लोगों को आता है, जिनको एपिलेप्सी, हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी या मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी नहीं ना, हम लोगों को जो आएगा वो हिप्निक मायोक्लोनस आएगा। उसका नाम हिप्निक इसलिए रखा गया है कि हिप्निक एक तरह सा हिप्नोटिक टाइप का आप समझ लीजिए, कि हिप्नोसिस में जाने से पहले में जो झटके आना को हिप्निक मायोक्लोनस कहेंगे। ठीक है। हिप्नोसिस तो सही वर्ड नहीं होगा, पर हिप्निक इज मोर करेक्टर एंड मोर एक्यूरेट फॉर रिफरिंग टू दिस टर्म। ठीक है। अब हिप्निक मायोक्लोनस आप समझ गए हैं। हिप्निक मायोक्लोनस हो सकता मुझे भी हो, आपको भी हो। ये एक बहुत नॉर्मल फेनोमेना है, ये बहुत एबनॉर्मल नहीं ना, ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। और किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। ठीक है। पेशेंट मतलब इंसान टू इंसान डिफर करता है। तो हिप्निक मायोक्लोनस और मायोक्लोनस में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जो कि हमारा 7th पॉइंट है।